सो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे। ओके, और वर्नर्स थियरी हमने डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और फिर सारे पोस्टुलेट हमें दिए। ओके, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंस सब देखा हमने। ओके, नाउ लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस क्या है, अच्छा डेफिनेशंस। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें आज देखना है डेफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है उसमें सबका अलग अलग नेमिंग है, सबको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो वही चीज हम समझ रहे हैं कि अभी सपोज कोई भी बोल दे कि भाई सेंट्रल एटॉम और आयन, तो हमें पता होना चाहिए किसकी बात चल रही है भाई, मतलब न्यूट्रल आयन की बात चल रही है, नेगेटिव आयन की बात चल रही है, पॉजिटिव आयन की बात चल रही है। ओके, ये ऐसे बोल दे कि भाई लिगेंड्स, तो वो क्या है, लाइक दैट। ओके, तो वही समझना है डेफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें सबके ही अलग अलग, सबको अलग अलग नेमिंग दिए गए हैं। और तो वो सब क्या है, मतलब अगर कोई भी हमें कुछ भी बोल दे डिफरेंट डिफरेंट, ओके, जैसे कि बोल दे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये क्या है, पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो वही हम समझ रहे हैं कि डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होगी, उसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं। उसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं मतलब उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो हम समझ रहे हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्या है, अरे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसी को एंटिटी बोलते हैं। इतना इजी, क्या मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, हमें पता ही है। जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते थे ना, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, खत्म, डन। ओके, चलो, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitutes a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecules। तो वही तो हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल COCl3NH3 थ्राइस, जैसे लास्ट हमने देखा था NH3 3 और Cl3। ओके, कोबाल्ट के साथ 6 जुड़े हुए थे, याद आया, उसका सेकेंडरी वैलेंस 6 था जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो। तो दैट इज डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अरे यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, कुछ भी नया नहीं है, सिंपल है, हो गया पहला। ओके, say this is a coordination entity in which cobalt ion is surrounded by the 3 ammonia molecules, मतलब कोबाल्ट सराउंडेड होगा, मतलब वो जुड़ रहा है। हमने कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे डिस्कस किया था कि ये ना तो कोवेलेंट बॉन्ड है और ना ही आयनिक बॉन्ड है, ये है कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या, जैसे हमने डिस्कस किया था, तुम्हारे पास खाली जगह है और मैं टीचिंग करने आ रहा हूँ, जगह है मतलब तुम्हारे पास ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट नहीं है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन दिए तुम्हें, तो एरो मेरे से जाएगा तुम्हारी तरफ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं ना, तो एरो जाएगा मेरे से तुम्हारी तरफ, और ये हमारा हो गया बॉन्डिंग और हमारा हो गया कंपाउंड। जितने भी जुड़े हो, अभी 2 से जुड़ रहा हूं तो पूरा का पूरा एक कंपाउंड बना जिसमें टोटल 3 मॉलिक्यूल्स है, एक मैं, एक तुम, लाइक दैट। सिर्फ 2 से ही जुड़े तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, डन। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था, वही है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, डन। ओके, सो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 3 क्लोराइड आयंस। अदर एग्जांपल्स आर, से दूसरे एग्जांपल्स, तो ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, NiCO4, PtCl2, NH3 ट्वाइस, FeCN6 -4, CONH3 6 +3, डन। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब क्या, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, एक दूसरा नाम है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एक दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल। इसमें तो क्या टफ जैसा कुछ था, हम सही सही समझेंगे नहीं तो हमें लगा ये सब क्या है यार, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही इजी है, अच्छे से समझोगे और एवरीडे जैसा हमारा कंप्लीट हो रहा है वैसे पढ़ते जाओगे तो इजीली तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो एंटिटी समझ में आ गया। सेकंड, सेंट्रल एटॉम और आयन। तो सेंट्रल एटॉम और आयन मतलब क्या, जैसे मैं जुड़ा हुआ हूं तुम्हारे साथ, मैं जुड़ा हुआ हूं तुम्हारे साथ, कोबाल्ट यहां पर जुड़ा हुआ था ऐसे 1 2 3 एमोनिया, 1 2 3 क्लोरीन के साथ। ओके, तो ये जो जुड़ा हुआ है, जो पॉजिटिव आयन है या तो फिर जो मेटल है, ओके, वही है हमारा सेंट्रल एटॉम और आयन, जो जुड़ा हुआ है। मतलब
जिसके पास जगह है, एक्चुअल में अगर बोले तो क्या, जिसके पास ऑर्बिट है लेकिन इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं, ये लिगेंड्स जो जुड़े हुए हैं उनसे, नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल आयन जो जुड़े हुए हैं, न्यूट्रल आयन थोड़ी बोलेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन जो है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं इसको, वो लिगेंड ही जिसको दे रहे हैं, वो जिसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन वही है क्या, हमारा सेंट्रल एटम। मतलब जैसे अभी हमने ये एग्जांपल लिया था, CO कहाँ गया वो, COCl3NH3 थ्राइस, तो उसमें CO ही बीच में है और उसके पास ऑर्बिट है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, क्लोरीन और एमोनिया उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो बॉन्डिंग हो गया उनके बीच में, खत्म। वही तो मैं बोल रहा था, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर तुम्हारे पास ऑर्बिट है, जगह है, मेरे पास जगह नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो वही चीज है, क्या है, सेंट्रल एटम और आयन। चलो देख लेते हैं। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच a fixed number of ions or groups are bounded in a definite geometrical arrangement around it is called the central atom or जो है उसी को वर्डिंग में लिखा है, दैट्स इट। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सेंटर में है और जिसके साथ फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड ही होंगे ना, जैसे कि अभी इसमें हमने बोल दिया था कि कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंस कितना है, 6, मतलब वो 6 के साथ जुड़ा हुआ होगा। वो 6 में कोई भी हो सकता है, वो 6 में हो सकता है कौन, आयन भी, और वो 6 में हो सकता है डायरेक्टली ग्रुप और कोई मॉलिक्यूल भी, मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है या तो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि जो हो सकता है वो तो हो सकता है, लेकिन किसके साथ जुड़े हुए हैं, कोबाल्ट के साथ और सेंट्रल एटम के साथ। वही सेंटर जिसके साथ जुड़े हुए हैं वही सेंट्रल एटम और मॉलिक्यूल है और आयन है। डन, ओके। तो वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल एटम और आयन इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें देखो निकल है, फिर Cl2 है, फिर H2O4 है। ओके, तो निकल की सेकेंडरी वैलेंस कितनी हो गई, 6, 2 क्लोरीन और H2O4 6 हो गई। H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो Cl-1 होता है। डन, मतलब वो आयन होता है। ओके, तो एक्चुअल में हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं, सेंट्रल एटम कौन है, देखने से ही पता चल रहा है, निकल। जो मेटल होगा वही सेंट्रल एटम होगा। ओके, तो वही चीज है। यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे Fe है, R, तो देखो निकल, कोबाल्ट एंड Fe। सिंपल, कुछ भी टफ है क्या इसमें, नहीं। These central atoms or ions are also referred to as the Lewis acid। तो देखो याद करो, हम जो पढ़ लिए है ऑलरेडी 11th 12th में, तो वो कौन कौन से थे, लुईस एसिड एंड बेस थे, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, और एक डेफिनेशन अरेनियस ने भी दी थी। 3 टाइप्स की ऐसी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एसिड और बेस की। तो जो लुईस एसिड थे, वो लुईस एसिड कौन थे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करे वो थे लुईस एसिड। याद आया? ओके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करे वो थे लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो थे लुईस बेस। 3 डेफिनेशंस हमने एसिड बेस की समझी थी, एक अरेनियस की डेफिनेशन, दूसरी से लॉरी ब्रोंस्टेड डेफिनेशन, और तीसरी लुईस एसिड एंड बेस। तो लुईस एसिड एंड बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं कौन, सेंट्रल एटम। जैसे सेंट्रल एटम यहाँ पर है कोबाल्ट, 3 क्लोरीन के पास से, एमोनिया के पास से इलेक्ट्रॉन, उसके पास जगह है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो वो क्या है हमारा एसिड, लुईस एसिड। डन, और वो लोग दे रहे हैं तो वो लोग क्या हो गए, लुईस बेस। सिंपल, ओके। तो वही चीज बताई है। तो पहला हमने समझा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिखना तो आ जाएगा ना, वो तो तुम पर्टिकुलरली जियोमेट्रिक शेप में, डिफाइंड एंड अरेंजमेंट में, फिक्स्ड नंबर में लगे हुए होते हैं, वो एटम, वो नेगेटिवली चार्ज आयन भी होते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो सब कुछ जो है वो लिखना है, लेकिन समझ तो गए ना। डन, क्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। सेंट्रल एटम और आयन मतलब जिसके पास जगह है लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन नहीं है, और लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ओके, जिससे सब लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कि हम डिफाइन करते हैं सेकेंडरी वैलेंस, वही है। जो मेटल है ऑलवेज मेटल ही होगा, नॉन मेटल नहीं होगा, तो जो मेटल है वही है हमारा क्या, सेंट्रल एटम। डन, ओके। तो 2 हो गए। चलो थर्ड, लिगेंड। लिगेंड क्या है, अरे ये सेंट्रल एटम को जो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे वो लिगेंड है। कंसेप्ट वाइज समझ लो तो फिर पढ़ने में, याद रखने में तकलीफ नहीं होगी।
लिगेंड तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें याद ही है। अच्छा, जो दे रहे हैं वो Cl दे रहे थे, एमोनिया जुड़ा हुआ है तो एमोनिया को, Cl को Cn जुड़ा हुआ है तो साइनो को, NO3 NO2 जुड़ा हुआ है तो उसको, वो जो भी जुड़ा हुआ है चाहे वो न्यूट्रल हो या चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, वो ही है हमारा लिगेंड। सिंपल। ओके चलो, सो द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटॉम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड। दैट्स इट, सेंट्रल एटॉम के साथ जो जुड़े हुए हो वही लिगेंड है। डन। ओके, these may be simple ions such as Cl- हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज H2 और NH3 जो न्यूट्रल है वो आयन था, नेगेटिवली चार्ज एनायन था। लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जस्ट लाइक दिस H2N, मतलब NH2 CH2 CH2 NH2 कितना बड़ा है? ओके, 1 2 डाइएमाइन इथीन ऐसे बोलना पड़ेगा। ओके, वो तो नेमिंग अभी हम देखेंगे कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, पहले यहां समझ लेते हैं। तो देखो ये कितना लंबा आ गया, तो ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और से N CH2 CH2 NH2 थ्राइस, और इवन मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, और प्रोटीन्स भी जुड़े हुए होंगे। अभी हमने बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट किया इससे पहले, तो ऐसे वो जो अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन प्रोटीन थी ना, पॉलीपेप्टाइड एंड ऑल, तो वो भी जुड़े हुए हो सकते हैं। सिंपल, ये सबको ही हम क्या बोलेंगे? लिगेंड। जो भी हमारे सेंट्रल एटॉम और से मॉलिक्यूल के साथ आयन के साथ जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिवली आयन है। ओके, तो सेंट्रल एटॉम और मॉलिक्यूल्स और से आयन के साथ जो जुड़ा हुआ है उस सारे के सारे क्या है? लिगेंड है, सारे के सारे। वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, वो एकदम स्मॉल भी हो सकते हैं, और ऐसी लार्ज चेन भी हो सकती है, और पॉलीमर जैसे भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन। डिस्कस किया था ना हमने, 100 जैसे यूनिट्स होने चाहिए तब जाके इतना होता था, याद आया? ओके, तो वही चीज बताई गई है लिगेंड्स में। आगे लिगेंड्स में थोड़ा बहुत है तो डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा बहुत लिगेंड्स में डिटेल्ड में है, तो डिटेल्ड में सिंपल ही है, कोई भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके, क्योंकि सब कुछ लिंक में आगे बढ़ेगा। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि हमने सपोज इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा तो ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा नया ही है तुम्हारे लिए। ओके, जो 11th 12th में पढ़े हैं हम जो भी केमिस्ट्री, उसमें ऐसा हम नहीं पढ़े थे, इसीलिए तो अलग है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन अलग है, टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। डन। ओके चलो, सो व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, एक ही डोनर एटम होगा, से Cl- H2O और NH3, एक ही मॉलिक्यूल होगा तो भी चलेगा, और अकेला एटम होगा तो भी चलेगा, मतलब आयन भी चलेगा। Cl- एक अकेला ही है, H2O तो मॉलिक्यूल है, उसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो है, लेकिन एक मॉलिक्यूल है H2O का एक, H2O 2 नहीं, H2O 3 नहीं, H2O सिर्फ 1, एमोनिया भी एक। द लिगेंड इज सेड टू बी यूनिडेंटेट, क्या बोला जाएगा? यूनिडेंटेट। सिंपल है, अगर एक ही हो तो उसको यूनिडेंटेट बोलेंगे। डन। ओके, व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर्स एटॉम्स एज, देखो यहां पर NH2 CH2 CH2 NH2, दैट इज इथेन 1,2 डाइएमाइन। डन, इथेन 1,2 डाइएमाइन, और से C2O4 2 ऑक्सलेट। ओके, सो उसमें द लिगेंड्स इज सेड टू बी डाइडेंटेड। वो क्या था? यूनिडेंटेड, ये क्या है? डाइडेंटेड। ऐसा क्यों सर? देखो ना, यहां पर कौन जुड़ेगा? तो हमारा जो सेंट्रल एटॉम है उसके साथ कौन जुड़ेगा? क्लोरीन जुड़ेगा अकेला, भले ही 6 बार, जैसे COCl6 जुड़ गया तो भले ही 6 Cl जुड़े हुए हैं, लेकिन है तो सारे के सारे Cl। और मतलब ऑर्बिट में देंगे कौन इलेक्ट्रॉन देंगे कोबाल्ट की ऑर्बिट में? क्लोरीन ही देंगे, अकेले क्लोरीन देंगे। ओके, तो वो ही हो गया। H2O अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो H2O हो गया, कौन सा बॉन्ड? यही कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एमोनिया बना रहे हैं तो एमोनिया। ओके, वैसे ही यहां पर देखो, यहां पर NH2 है, यहां पर भी NH2 है, मतलब पता है ना नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद है ना? नाइट्रोजन पे हम नहीं ऐसे दो डबल ऐसे डॉट रखते हैं, 3 बॉन्ड तो हम ड्रॉ ही करते हैं। टोटल वैलेंस कितने हैं? 5, उसमें से 3 तो वो बॉन्ड बना ही देता है, और जो 2 होते हैं वो हम उसके सिर पे रखते हैं। याद आ गया? नाइट्रोजन पे जैसे ऑक्सीजन के पास भी होता है 2। डन। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्ड पेयर, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो लोन पेयर और नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वो ही देंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन है तो वही देंगे ना, किसको, सेंट्रल एटम को, जिसके पास जगह है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन जगह नहीं है, ऑर्बिट नहीं है, जगह नहीं है मतलब ऑर्बिट नहीं है। डन। तो ये लोग देंगे, कौन कौन देगा, देखो इसमें कौन कौन देगा, ये NH2 का N देगा और ये NH2 का भी N देगा, मतलब दो दो दिए, दो दो लोग देने वाले हैं, तो इसीलिए डाइडेंटेट। यहां पर एक ही था, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, अंडरस्टूड। यहां पर कौन एक है, ऑक्सीजन, यहां पर कौन एक है, नाइट्रोजन, यहां पर क्लोरीन खुद देगा, आयन है ना वो आयन है ना, तो वो खुद देगा। Cl माइनस कैसे बना, किसी के पास से एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो देगा फिर। डन। तो यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन दो देने वाले हैं, इसलिए वो डाइडेंटेट हो गया। यहां पर देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास भी होते हैं, तो वो भी फिर दो हो गया। डन। कैसा हुआ है, C2O4-2, वो ऑक्सिलेट आयन होता है। कौन सा, ऑक्सिलेट आयन। ये ऑक्सिलेट आयन को जनरली हम कैसे दिखाते हैं पता है, COO COO, तो कितने C हुए, दो, COO COO, तो दो C हुए, और O कितने हुए, दो दो चार। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो बाकी है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ये COO के एक O के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे COO के भी एक O के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे हमारे सेंट्रल एटम को, तो हो गया ना डाइडेंटेट। डन। पक्का समझ में आया। तो मतलब ऐसा मत समझ लेना ये O4 है तो मतलब 4 ऑक्सीजन देंगे, नहीं, वो जितने खाली होंगे 4 ऑक्सीजन नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि COO उसमें जो बीच में O है वो तो यहाँ पे C के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से O के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो उसकी तो वैलेंसी खत्म हो जाएगी, फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाला COO, समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ वो, ओके। ये रहा, देखो ना यहाँ पे, ये तो एसीटेट है लेकिन मैं एसीटेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। जैसे कि ऐसा हमने लिख दिया COO और COO, डन। इसके ऊपर हम माइनस लिखते हैं। माइनस क्यों लिखते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए तो माइनस लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, C2O4, देखो हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है वो तो यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, उसके पास एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। ये जो ऑक्सीजन है उसके पास भी एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। एक्स्ट्रा किसके पास है, इसके पास और इसके पास। डन। तो ये भेजेगा सेंट्रल एटम को, ये भी भेजेगा सेंट्रल एटम को, तो कितनों ने भेजा, एक ही मॉलिक्यूल में से दो दो लोगों ने भेजा, इसीलिए डाइडेंटेट। तो यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल था, उसमें से ये भाई साहब ने भी भेजा और ये भाई साहब ने भी भेजा, इसीलिए डाइडेंटेट। सिंपल है, रटना नहीं है, समझो। डन। ओके चलो, सो ये डाइडेंटेट हो गया। When several donor atoms are present in a single ligand, मतलब एक ही लिगेंड है, देखो ये भी एक ही लिगेंड था लेकिन एक में ही ऐसे दो दो थे जो भेज सकते हैं, वैसे एक ही होगा लेकिन दो नहीं, दो से भी बहुत सारे लोग ऐसे देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, प्रेजेंट इन दी सिंगल लिगेंड एज NCH2CH2 NH2 थ्राइस, मतलब कौन कौन देने वाला है, NH2 कितने हैं, थ्राइस, मतलब 3 तो N हो गए, N के पास होते हैं तो 3 N यहाँ भी हो गए, और एक N तो बाहर भी है, टोटल 4 N है, कितने, 4, 2 से भी ज्यादा तो बस अभी बहुत ज्यादा, जैसे हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, शॉर्ट में पॉलीडेंटेट, खत्म। 2 से ज्यादा हो तो द लिगेंड इज सेड टू बी पॉलीडेंटेट। सिंपल है, पक्का समझ में आ गया। यूनिडेंट लिगेंड में हम समझ रहे, पहले तो लिगेंड कौन, जो हमारा सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ने वाले आयन और मॉलिक्यूल है, वही है हमारा लिगेंड। अच्छा, अभी उसके टाइप्स है, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट, वो सब है, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, ये डेंटेट डेंटेट क्या है, अरे एक ही मॉलिक्यूल में से कितने लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। अगर मेरे पास H2O हो तो कौन देगा, सिर्फ O देगा। अगर मेरे पास NH3 हो तो कौन देगा, N देगा। लेकिन मेरे पास NH3 2 हो तो दोनों N देंगे ना। तो अगर एक ही देने वाला हो, पूरे एक ही मॉलिक्यूल में एक ही डोनर हो, तो उसको हम यूनिडेंटेट बोलेंगे। पूरे एक मॉलिक्यूल में दो दो देने वाले डोनर हो तो उसको हम डाइडेंटेट बोलेंगे। और पूरे एक मॉलिक्यूल में 3 हो तो ट्राइडेंटेट, 4 हो तो टेट्राडेंटेट, 5 हो तो पेंटाडेंटेट, 6 हो तो हेक्साडेंटेट, वो सब होते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में सिंपल वे में बोल देते हैं 2 से ज्यादा पॉलीडेंटेट, खत्म। अगर तुम ट्राइडेंटेट बोलोगे तो गलत नहीं है, सही ही है। डन। समझ में आ गया।
अच्छा चलो, तो पॉलीडेंटेट तक हम समझ गए। अब देखो, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, फिर से इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन मतलब EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन -4 इज एन इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड। कौन सा? हेक्साडेंटेट, मतलब 6 होंगे और क्या। तो 6 कहां से हुए, देखो कहां गया, इथिलीन डायमाइन, ये ड्रॉ करके दिया हुआ है ना, ये रहा, ये है इथिलीन, CH2 N के साथ, ये एमाइन तो हो गया, NH2 मतलब हमारा प्राइमरी एमाइन, फिर NH और एक जगह पे कोई और जुड़ गया तो सेकेंडरी एमाइन, और दोनों H निकल गए और वो N के साथ जुड़ गए तो वो टर्शरी एमाइन। तो ये टर्शरी एमाइन है, ये भी टर्शरी एमाइन है, लेकिन एमाइन तो है। अच्छा, ये जो जुड़ा उसका नाम क्या है, तो ये 2 कार्बन है मतलब ईथ आएगा। ओके, तो इथिलीन, फिर एमाइन कितने हैं, 2, तो डाई एमाइन, फिर एसीटेट कितने हैं, 1 2 3 4, तो टेट्रा एसीटेट आयन। डन। अभी नेमिंग तो हम सीखेंगे आगे कि इसका नेमिंग कैसे करते हैं, लेकिन अभी देखने से तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ यही है। कैसे? इथिलीन, ये भाई 2 कार्बन ईथ, अच्छा इथिलीन। देन डाइएमाइन, तो देखो ये एक एमाइन, ये एक एमाइन और ये दूसरा एमाइन, और टेट्रा एसीटेट, तो देखो ये 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट और 4 एसीटेट। डन। तो वो तो ये बोल रहे हैं कि हेक्साडेंटेट है ये लिगेंड, कौन सा है, हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट कैसे हो गया, सबसे पहले देखो कैसे हो गया, बताओ, चलो तुम ही बताओ देखकर, ये हेक्साडेंटेट कैसे हो गया। 1 2 3 4, तो 4 हुए, और इसमें से H भी देंगे ना 5 6, COO है वो 4 हुए, हाँ, और H2 H के पास कहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, पर हाँ ओके। तो क्या ये जो हमने डिस्कस अभी किया वही सेम ही है क्या, ये एक ओ, सॉरी ये ओ नहीं, ये वाला, ये 1 O 2 3 4, ये 4 तो हो गए, 5 और 6, इन लोग के पास इलेक्ट्रॉन होंगे और वो देंगे सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, तो हो गए ना हेक्साडेंटेट। समझ में आया? पक्का? अभी जो समझे हम वही चीज है। अभी जैसे हमने ऑक्सोलेट आयन समझा, COO माइनस, COO माइनस, तो यहाँ पर कौन देगा, तो यहाँ पर ये देगा और ये देगा, इसीलिए इसको हमने डाइडेंटेट बोला था। सिंपल। तो वैसे यहाँ पर 4 है तो हम टेट्राडेंटेट बोलेंगे, लेकिन साथ साथ में N भी है तो 5 और 6, तो हेक्साडेंटेट। सिंपल। अच्छा चलो, इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन, लिखा हुआ है तुम यहाँ पढ़ते तो भी आंसर मिल जाता। इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स टू अ सेंट्रल मेटल आयन। समझ में आ गया? अच्छा चलो, when a di or polydentate ligand uses its 2 or more donor atoms simultaneously मतलब एक साथ में, to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligand। chelate ligand क्या है ये chelate ligand? अरे सिंपल यूनिडेंटेट था ना हमारा, यूनिडेंटेट मतलब सपोज Cl माइनस जुड़ा हुआ है तो वो यूनिडेंटेट हो गया। NH3 जुड़ा हुआ है तो NH3 ओवरऑल तो न्यूट्रल है, लेकिन N के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए जुड़ा हुआ है। तो NH3 जुड़ा हुआ है या Cl माइनस जुड़ा हुआ है तो उसको हम यूनिडेंटेट बोलते थे, तो बात खत्म हो गई यूनिडेंटेट। लेकिन अगर हमारे पास डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट है, कौन सा, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट है, तो उसको हम पर्टिकुलरली बोलते थे कीलेट। क्यों ऐसा? जब भी तुम्हारा साइक्लिक बन जाए ना तो उसको मान लो वो कीलेट है। कीलेट कौन? जब तुम्हारा लिगेंड जो ट्रांसफर करने वाला है वो साइक्लिक बन जाए तो वो क्या, कीलेट। फिर से एक बार पढ़ता हूं फिर समझाता हूं फिर से। व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट, ओके यूनिडेंटेट नहीं, डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स 2 और मोर, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटॉम साइमल्टेनियसली, एक साथ
टू बाइंड अ मेटल आयन इट इज सेड टू बी अ किलेट लिगेंड। देखो कैसे, ये O है, ये भी O है, दोनों के दोनों जहां पर भी देना होगा, सपोज ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, मान लो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, डन। तो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी कोबाल्ट को देगा और ये भी कोबाल्ट को देगा, देगा ना, साइमल्टेनियस एक साथ दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, देखो एक साइक्लिक हो गया ऐसे, डन, ऐसे साइक्लिक हो गया। ये लोग का भी ऐसा ही है, ये भी कोबाल्ट को देगा, ये भी कोबाल्ट को देगा, तो ये भी एक साइकिल हो गया। अगर अकेला होता CO और उसके साथ जुड़ा हुआ है कौन, Cl, तो भाई ये साइक्लिक नहीं बना रहा है, यहां से यहां बात खत्म, वहां पे साइकिल है नहीं, अंडरस्टूड। तो ऐसी साइक्लिक बने ना तो उसको हम बोलते हैं कीलेट, डन, ओके चलो। सो कीलेट लिगेंड, द नंबर ऑफ सच कीलेट लिगेंड, समझ में आया, रटना नहीं है, समझ में आ गया ना, ओके चलो। Now the number of such ligating groups is called the denticity of the ligand, मतलब कि कितने जुड़ रहे हैं एक साथ, कितने जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। अभी तो बोला ये दो जुड़ रहे हैं अगर कोबाल्ट के साथ तो वो डेंटिसिटी है, तो उसकी डेंटिसिटी कितनी 2, क्योंकि दो जुड़े हुए हैं। 4 एक साथ कोबाल्ट को दे रहे हो तो उसकी डेंटिसिटी 4 हो जाएगी, सिंपल है, ओके। तो फिर से पढ़ रहा हूं, द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स, मतलब जो जुड़े हुए हैं वो ग्रुप्स, इज कॉल्ड द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, मतलब जितने नंबर ऑफ जुड़े हुए हैं वही उसकी डेंटिसिटी है। 2 जुड़े हुए हैं तो 2, 4 जुड़े हुए हैं तो 4, सिंपल, अच्छा। सच complexes called chelate complexes tend to be more stable than the similar complexes containing unidentate ligands। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है। मेरे पास ऐसा समझो कि एक ऑक्सीजन वाला कुछ है, H2O है, ओके, कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, H2O जुड़ा हुआ है। तो ये ऑक्सीजन ही, इसके पास ऑर्बिट है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कौन से डेंटेट है, यूनिडेंटेट है, क्योंकि एक ही है, ऑक्सीजन ही दे रहा है और तो कोई दे नहीं रहा है, यूनिडेंटेट हो गया। अब ये अगर ये जुड़े हुए हैं कोबाल्ट के साथ, ये भाई साहब जुड़े हुए हैं, ओके, पॉलीडेंटेट है, ये तो पता ही है हमें, हेक्साडेंटेट, पोली और एग्जैक्टली बोले तो कितने हैं, हेक्साडेंटेट, तो हमें पता ही है। तो ये जो हेक्साडेंटेट है वो ज्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू द यूनिडेंटेट, वो बोल रहे हैं। यूनिडेंटेट की कंपैरिजन में जो पॉलीडेंटेट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, बस उतना ही बोल, डन, ओके। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूं, सच कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड कीलेट कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जिसमें डाई और पॉलीडेंटेट हो, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट हो, उन्हीं को, वही कीलेट को, कीलेट ही उसको बोलते हैं ना, वो उसको थोड़ी कीलेट बोलते हैं, इसको थोड़ी हम कीलेट बोलेंगे क्योंकि वहां तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है, डन। तो कीलेट ही हम इसको बोलेंगे, उसको कीलेट बोलेंगे और वैसे कॉम्प्लेक्स को कीलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, डन, ओके। तो वैसे कॉम्प्लेक्स को कीलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे एंड वो जो कीलेट कॉम्प्लेक्सेस है दे आर मोर स्टेबल देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग द यूनिडेंटेट लिगेंड्स, सिंपल, कोई डाउट नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ligands which has 2 different donor atoms and either of the 2 ligates in the complex is called ambidentate ligand, ambidentate, just like हमने पढ़ा था एम्फीबियन, और से हमने बोला था कि एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, तो एम्फोटेरिक पढ़ा था हमने, एम्फोटेरिक मतलब एम्फीबियन, मतलब नहीं हम फ्रॉग को बोलते हैं, टर्टल को बोलते हैं, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन एक मॉलिक्यूल में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं नहीं, मतलब कोई एक जुड़ सकता है, अगर वो ना जुड़ा तो ये दूसरा भी जुड़ सकता है, समझ में आ गया, जुड़ सकते हैं, दोनों भी जुड़ सकते हैं लेकिन जुड़ा हुआ एक ही है, जुड़ दोनों सकते हैं लेकिन जुड़ा हुआ एक ही है, ये एक जुड़ा हुआ है या ये एक जुड़ा हुआ है, डन। तो वही चीज बता रहे हैं क्या, एम्बीडेंटेट। फिर से पढ़ता हूं, लिगेंड्स व्हिच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स है, डोनर एटम्स मॉलिक्यूल्स 2 अलग अलग है, सपोज H2O का O है और NH3 भी है, तो 2 अलग अलग हो गए, ओके।
एंड ईदर ऑफ द टू लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, मतलब अगर दोनों में से कोई एक ही दे कौन रहा है, सिर्फ एक दे रहा है, दोनों देख सकते हैं लेकिन दे सिर्फ एक ही रहा है, अगर वो वाला ना दे तो दूसरा दे देगा, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। सिंपल। तो एग्जांपल्स ऑफ सच लिगेंड्स आर NO2, ये कौन है एग्जांपल, NO2-1, मतलब NO2, क्यों NO2, नाइट्रोजन भी दे सकता है ऑक्सीजन भी दे सकता है, समझ में आया, लेकिन दोनों नहीं दे रहे हैं, दे एक ही रहा है। ओके, या तो नाइट्रोजन दे रहा होगा या तो ऑक्सीजन दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा, कब से कब बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली। ओके, सो नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन या तो ऑक्सीजन देगा, लेकिन दे एक ही रहा है, अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है तो नाइट्रोजन नहीं दे रहा है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलेंगे क्या, एम्बिडेंटेड। डन। ओके चलो अभी ऐसे ही एमसीक्यू में पूछ लेंगे, ये लिखा हुआ है बताओ, ये यूनिडेंटेड है, डाइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, एम्बिडेंटेड है, तो हमें पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन पता होगी तभी तो वो एमसीक्यू का मार्क आएगा। डन। ओके चलो एग्जांपल्स देख लिया हमने, NO2- एंड SCN-, देखो SCN- में भी थायोसाइनेट बोलते थे हम। ओके, तो ये जो सल्फर है वो भी दे सकता है और साइनाइड है वो भी दे सकता है, दोनों दे सकते हैं, तो वो भी एम्बिडेंटेड हो गया। NO2- ion can coordinate either through the nitrogen or through the oxygen to a central metal ion or atom. Similarly, SCN- ion can coordinate through the sulfur or the nitrogen atom. आ गया समझ, पक्का। तो हमने यहाँ पर हम थर्ड वाली डेफिनेशन, थर्ड वाली टर्म समझ रहे हैं। पहला हमने समझा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, डन, पहला हमने समझा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझा, फिर दूसरा हमने समझा सेंट्रल एटॉम, अभी तीसरा हमने समझा लिगेंड, और लिगेंड में बहुत सारे टाइप्स थे, वो सारे के सारे टाइप्स हमने समझे, ये भी समझ में आ गया ना पूरा का पूरा। ओके, कीलेट किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया। ओके, देन से ये क्या बताया गया है, ये वही चीज बताई गई है, देखो NO2-1 है, NO2-1 है, मतलब ये ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास होगा और ये नाइट्रोजन के पास होगा, तो कौन देगा मेटल को, ये मेटल जो है उसको देगा कौन, तो अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो तुम्हें उसे लिखना पड़ेगा नाइट्राइटो, जो देगा वो अभी हम IUPAC, जब इसका IUPAC समझेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे तब समझेंगे, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जो भी हमारा नेगेटिव आयन है ना उसके पीछे O लगाना है, O, क्लोराइड है तो क्लोराइडो, आयोडीन है तो आयोडाइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, सिंपली O लगाना है, O, नाइट्राइड है तो नाइट्राइडो, समझ में आ गया, सिंपल है। ओके, सो नाइट्राइटो, साइनेटो, साइनाइड होगा तो साइनेटो, साइनेटो भी होता है और साइनाइडो भी होता है। ओके, देखते हैं अभी हम सब, वो आगे जब आएगा तब। नाइट्राइटो -N मतलब क्या, कि मेटल के साथ तो हमारा ऑक्सीजन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, लेकिन -N लिखा है मतलब दे कौन रहा है, N दे रहा है, और अगर तुम्हारा ऑक्सीजन दे रहा होता तो यहाँ पे लिखना पड़ता O। सिंपल, ये रहा वो एग्जांपल, नाइट्राइटो O, तो ऑक्सीजन कनेक्टेड है मेटल के साथ, सिंपल। ये सब हम समझ रहे हैं, ये सब हम समझ रहे हैं कि उसको कैसे अगर ऐसा O के साथ जुड़ा हुआ है उसका मीनिंग क्या है भाई, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, वो मेटल के साथ जिसका बन रहा है वो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, NO2 है तो NO2 में नाइट्रोजन भी कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दे कौन रहा है, तो ये लिखा हुआ होगा, वहां से पता चलेगा कौन दे रहा है। डन। अच्छा, ये क्या है, तो देखो SCN ये भी दे सकता है, ये भी देख सकता है, तो थायोसाइनेटो S दे रहा है, थायोसाइनेटो N दे रहा है, डन। O लग रहा है सिर्फ, थायोसाइनेट आयन था ये, साइनेट का O हो गया, यहाँ पे नाइट्राइट था, नाइट्राइट, ओके, NO3 नाइट्रेट होता है, ये NO2 था, ओके, तो नाइट्राइट था, तो नाइट्राइट का E हट गया और O आ गया, यहाँ पर भी E हट गया और O आ गया, सिंपल है, समझ में आया। ओके चलो, तो ये था हमारा लिगेंड, थर्ड टर्म जो हमने लिगेंड समझ गए, कोई डाउट नहीं, पक्का ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं, अरे वापस वही बात कर दी, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी सफिक्स जितने जुड़े हुए हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल।
कोबाल्ट के साथ 6 जुड़े हुए थे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, खत्म बात, डन, ओके। चलो द कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका शॉर्ट फॉर्म कोऑर्डिनेशन का C, नंबर का N, Cn of a metal ion in a complex can be defined as the number of ligand donor atoms to which the metal is directly bonded, that's it, समझ गए। मेटल एटम के साथ जितने जुड़े हुए हो उसी को हम बोलते हैं, जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स था वर्नर के अकॉर्डिंगली, वर्नर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली एक पोस्टुलेट था ना उसका, थर्ड पोस्टुलेट सेकेंडरी सफिक्स का, वही सेकेंडरी सफिक्स मतलब जितने जुड़े हुए हो वही सेकेंडरी सफिक्स है, तो वही चीज बोल रहे हैं, वो सेकेंडरी सफिक्स ही क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, डन, ओके। सो फॉर एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्स आयन PtCl6-2 and NiNH3 4+2 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt एंड Ni आर, देखो Pt के साथ कितने जुड़े हुए हैं 6, तो 6, Ni के साथ कितने जुड़े हुए हैं NH, अभी NH3 थी, 3 मत गिन लेना, ये 4 जुड़े हुए हैं, NH3 तो होल मोलिक्यूल है, न्यूट्रल, जैसे हमने कोबाल्ट में स्टार्टिंग में ही देखा, 4 जुड़े हुए हैं, तो एक में आ गया 6, एक में आ गया 4, सिंपल, ओके। चलो सिमिलरली इन दी कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो Fe के साथ कितने जुड़े हुए हैं 3 एंड CON3, अब ये देखो ये हमारा En लिखा हुआ है, वो अभी लिखा था वही था, इथिलीन 1,2 डाइएमाइन वाला, ओके। तो कितने हैं वो भी 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बोथ Fe एंड CO इज 6 बिकॉज दिस, कहां गया, क्या बोल रहे हैं फिर से, कॉम्प्लेक्स आयन FeC2O4 3-3 and COEN3+3 the coordination number of both Fe and CO is 6 because, हाँ देखो ये, because C2O4 मतलब वो जो वहां लिखा हुआ है वो is -2, C2O4 खुद का कितना होता है -2 होता है, and En that is ethane 1,2 diamine are didentate ligands, ये दोनों क्या है डाइडेंटेड लिगेंड्स है, वो समझना है, ओके। वो मैंने डायरेक्टली जैसे कि यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया, वो तो सिंपल जो था उसके लिए बताया कि 6 जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं वो चेक करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं, ये दोनों डाइडेंटेड है, क्लीन कर दूं थोड़ा तो समझ में आए, ये दोनों क्या है देखो डाइडेंटेड लिगेंड है। कैसे डाइडेंटेड लिगेंड है, C2O4 अभी तो बनाया था हमने, COO डन हो गया, तो ये भी देगा और ये भी देगा, ओके। तो ये जो C2O4 है, यहाँ लिखा हुआ है ना C2O4-2, क्यों -2, ये एक -1 और ये एक -1, तो -2 हो गया, तो ये डाइडेंटेड है, मतलब ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, दो तो जुड़ गए, यहीं से ये तो 2 जुड़ गए, अंडरस्टूड, ओके। सो वो 2 जुड़े, लेकिन वैसे है कितने टोटल 3, एक में से ही कितने जुड़े 2, एक ही लिखा ना हमने COO एक ही लिखा, C2O4 कितना लिखा हमने सिर्फ एक बार, लेकिन वो C2O4 कितनी बार है 3 बार है, अब एक में से ही 2 बन रहे हैं, तो 2 में से 4 बनेंगे और 3 में से कितने बनेंगे 6, डबल ही हो रहा है ना, 1 के 2, एक में से 2 बन गए, तो 2 लेंगे तो एक में से 2 और एक में से 2, तो 2 लेंगे तो टोटल कितने हो गए 4, फिर 3 लेंगे तो एक में से 2, एक में से 2, एक में से 2, तो यहाँ पर टोटल हो गया 3, तो यहाँ पर टोटल हो गया 6, डन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों है, समझ में आया? जैसे मैंने अभी पढ़ते पढ़ते फटाफट बोल दिया कि इसका भी होगा से 3 और इसका भी होगा से 3, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डाइडेंटेट है, वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर तो ये यूनिडेंटेट था, कहाँ गया ये रहा Cl, तो Cl माइनस तो यूनिडेंटेट है। मैं तो पढ़ते पढ़ते फॉर्म में मैंने तुम्हें बताया, लेकिन क्यों ऐसा है समझ में आया? वो दोनों डाइडेंटेट है। डाइडेंटेट है मतलब एक ही अगर C2O4 लोगे उसमें से 2 ऑक्सीजन देने वाले हैं, अच्छा तो दूसरे देंगे तो उसमें से भी 2, तीसरा लोगे तो उसमें से भी 2, तो टोटल 3 लिए हुए हैं तुमने। ये सब क्लीन करो, तुमने कितने लिए हुए हैं 3, तो 3 में से कितने मिल जाएंगे 6, तो 6 जुड़ेंगे। टोटल कितने जुड़ेंगे 6। मतलब कौन जुड़ रहा है यार? यहां पर बीच में खड़ा है आयन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन ही जुड़ेंगे। क्यों? वही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं Fe को, फिर ऑक्सीजन के साथ ये दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन वो सब जुड़ा हुआ है, लेकिन Fe के साथ जुड़ कौन रहा है? जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई HCN है,
तो जुड़ कौन रहा है, मेटल के साथ जुड़ कौन रहा है, तो S जुड़ रहा है। मेटल के साथ जुड़ कौन रहा है, तो भाई C जुड़ रहा है, CN जुड़ रहा है, मतलब डन। वैसे हमने NO2 का लिया तो NO2 -1, तो मेटल के साथ जुड़ कौन रहा है, तो नाइट्रोजन जुड़ रहा है। मेटल के साथ जुड़ कौन रहा है, O जुड़ रहा है। दोनों जुड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों कौन थे, एम्बिडेंटेड थे। डन। तो कितने जुड़ रहे हैं, वो जितने जुड़ रहे हो वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अगर तुम्हारा यूनिडेंटेड है, Cl यूनिडेंटेड है, मतलब एक ही Cl होगा, Cl माइनस, यहाँ मॉलिक्यूल देखने से ही पता चल रहा है, तो क्या हो गया, प्लेटिनम बीच में Cl 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 हो गए 6, Cl 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 जुड़ गए बीच में, ऐसे हो गए 6। तो वो हो गया यूनिडेंटेड और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब FeC2O4 थ्राइस -3, तो जल्दबाजी में 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, नहीं गलत। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो है हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल कौन सा है, C2O4। C2O4 मतलब ऑक्सोलेट। C2O4 क्या है, ऑक्सोलेट। तो ये ऑक्सोलेट क्या होता है, ऑक्सोलेट में ऑक्सीजन दे सकता है, लेकिन वैसे ऑक्सोलेट दो है, मतलब ऑक्सोलेट मतलब COO COO, तो दो एक में ही 2 ऑक्सीजन दे सकते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से 3 लिए हुए हैं, तो 6 दे सकते हैं, तो 6 जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन Fe के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वैसे ही यहाँ पर जो इथेन 1,2 डाइएमाइन है, वो इथेन 1,2 डाइएमाइन अभी हमने किया था। ओके, तो इथेन 1,2 डाइएमाइन, उसमें भी 6 जुड़ सकते हैं। कैसे, अभी तुमने ही तो आंसर दिया था, CH2COO 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 CH2COO, और वो CH2COO 2 किसके साथ जुड़े हुए थे, एक N के साथ। तो CH2COO का जो O है वो, तो 4 तो वही हो गए और 2 N हो गए, तो टोटल 6 हो गए ना। तो 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में। समझ में आ गया। ओके, तो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तुम्हें कौन सा उसकी डेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी कि भाई वो यूनिडेंटेड है, डाइडेंटेड है, या पॉलीडेंटेड है, एम्बिडेंटेड है, व्हाटएवर। ओके, अच्छा चलो। It is important to note here that coordination number of central atom is determined only and only by the number of sigma bonds formed by the ligands with the central atom। मतलब कि यहाँ जो भी जुड़ेगा वो सिग्मा बॉन्ड की ही हम बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। पाई बॉन्ड्स इफ फॉर्म्ड बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस। मतलब कि जैसे हमने बोला कि Fe यहाँ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, मतलब टोटल हो गए, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। डन, कि 3 ऑक्सीजन 3, टोटल 6 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। सपोज प्लेटिनम बीच में है और टोटल 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ 3 यहाँ 3, तो वो क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी हम बोल दे के ऑक्सोलेट आयन C2O4 कितने थे, C2O4 3 थे, C2O4 कितने थे, 3 थे। तो अगर मैं मेटल हूं और मेरे मेटल के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो ऐसा थोड़ी है सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, वो तो डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहाँ पर सपोज समझो कि ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो 6 तो हो गए, लेकिन मैंने बोल दिया कि ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, वो दोनों डबल बॉन्ड बना रहे, तो टोटल बॉन्ड कितने हुए, ये 6 तो थे, लेकिन डबल बॉन्ड का एक और एक और, टोटल 8 हो गए। वो दूसरे डबल बॉन्ड को गिनना नहीं है, हम सिग्मा बॉन्ड ही गिनते हैं, मतलब कि पाई बॉन्ड को कंसीडर किया जाता नहीं है, ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अरे डबल बनाया या ट्रिपल, एक बार जुड़ गया मतलब जुड़ गया, वो एक ही है। अंडरस्टूड। उसके पास खाली ऑर्बिट थी मेटल के पास और नाइट्रोजन ने दे दी। अब कितने दिए, एक बार दे दिया, बात खत्म। दूसरी तीसरी बार एक ही एटॉम नहीं दे सकता। अंडरस्टूड। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो ये था हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ABCD, 4 चीजें देखी हमने। अब 5वीं चीज E, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। The central atom or ion and ligands attached to it are enclosed in a square bracket, square bracket में होंगे, and it collectively termed as coordination sphere। मतलब जो square bracket में जितना चीज है उसको बोलेंगे हम coordination sphere। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर के बीच में डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दोनों आ जाएगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड आ जाएगा,
पॉजिटिव आयन भी आ जाएगा, मतलब मेटल भी आ जाएगा, और नेगेटिव उसको जो सेटिस्फाई कर रहा है, कल हमने डिस्कस किया था ना कि मेटल को सेटिस्फाई, प्राइमरी वैलेंस को सेटिस्फाई करता है नेगेटिवली चार्ज आयन, याद आया? ओके। और सेकेंडरी वैलेंस जब हम होंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा नेगेटिवली चार्ज आयन या तो फिर न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। डन। तो वो जो बैलेंस कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हमने लिया क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा का पूरा ले लिया तुमने, पूरा का पूरा, जैसे कि हम ऐसा लिखते थे कि भाई CO तो 6 जुड़ सकता है, तो हमने ऐसा लिखा हुआ है CO, फिर Cl2, फिर NH3, वो है 4, और ये खत्म हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया ऐसे Cl2, ऐसे। अंडरस्टूड? ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ब्रैकेट वाला ही लिखा तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट्स इट, सिंपल। ओके, चलो। सो सेंट्रल एटम और आयन एंड लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कलेक्टिवली, मतलब वो कलेक्टिवली वही लोगों को बोला जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, ओके, एंड आर कॉल्ड काउंटर आयंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा था, देखो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पूरे को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये पूरे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बोला तो इतना सिर्फ ब्रैकेट वाला बोला तो वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के बाहर वाला है उसको क्या बोलेंगे, द काउंटर आयन। वो काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अंडरस्टूड? इन शॉर्ट, जो तुम्हें पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, जिसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी है, मतलब पूरा का पूरा डन। अब उसमें जो सिर्फ ब्रैकेट वाला दिया हुआ है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के आगे कुछ लिखा हुआ होगा या ब्रैकेट के पीछे कुछ लिखा हुआ होगा, दोनों साइड लिखा हुआ हो सकता है, वो अभी हम देखेंगे। तो ब्रैकेट के आगे कुछ लिखा है या ब्रैकेट के पीछे कुछ लिखा है, उसको हम काउंटर आयन बोलेंगे। ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के आगे और पीछे जो लिखा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। सिंपल है। और पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे, पूरे को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल, डन। तो ये जो हमने लिखा हुआ है, ये जो है उसमें ये पूरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इसके बाद सिर्फ हमने ये पार्ट ले लिया, इतना पार्ट ले लिया, तो वो हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और अगर ये स्फीयर के आगे और पीछे वाला कुछ ले लिया मैंने, ये स्फीयर के आगे है यहाँ पर, तो ये आगे वाला ले लिया तो वो है मेरा काउंटर आयन। दैट्स इट, सिंपल। काउंटर आयन आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। काउंटर आयन अगर पॉजिटिव होगा तो वो आगे होगा, और काउंटर आयन अगर नेगेटिव होगा तो वो पीछे होगा। सिंपल। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव होगा तो वो आगे होगा, जैसे कि Na+Cl- तो प्लस वाला ही पहले होगा। तो काउंटर आयन पॉजिटिव होगा तो वो आगे होगा, और वो नेगेटिव होगा तो पीछे होगा। अगर तुम्हारा काउंटर आयन पॉजिटिव है तो तुम्हारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया, नेगेटिव। डन। और अगर तुम्हारा काउंटर आयन नेगेटिव है तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो ब्रैकेट वाली आइटम कैसी हो गई, पॉजिटिव। सिंपल, डन। ओके, चलो, तो ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो यहाँ पर हम शेप की बात करने वाले हैं। सिंपल, वो तो हमने कल भी डिस्कस किया था। डिफरेंट शेप्स बन सकते हैं भाई, स्क्वायर प्लेनर बन सकता है, स्क्वायर पिरामिडल बन सकता है, और टेट्राहेड्रल बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल, पॉलीहेड्रल भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। तो वही चीज बता रहे हैं और कुछ नहीं है। ओके, चलो, कोऑर्डिनेशन polyhedron. Okay, the spatial arrangement of the ligand atoms which directly attach to the central atom ion defines a coordination polyhedron about the central atom. Simple है. Okay, the most common coordination polyhedra are octahedral. Most common, ये तो कल, ये सेम सेंटेंस हमने कल पढ़ा था, ओके, बुक में से ही। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है। फिर उसके साथ साथ स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। ये तो डिट्टो वही सेंटेंस उठा लिया, पूरा का पूरा सेंटेंस कल हमने पढ़ा था, वहीं से उठा लिया। ओके, चलो, फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारा CONH36+3 इज ऑक्टाहेड्रल। वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। डन। ओके, देन NiCO4 इज
tetrahedral and PtCl4 is square planar. Figure shows the shapes of the different coordination polyhedra. देखो तो octahedral ऐसे दिखा दिया, डन. मतलब चार चार जुड़े हुए हैं, चार चार जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर बीच में हमारा से सेंट्रल एटम है, ओके. तो से इधर चार जुड़े हुए हैं, वो चार से मतलब ऐसा समझो वहां से भी आ रहा है, मतलब ऐसे शेप्स बनेंगे ना यहाँ से कि भाई ऐसे एक आया, दो आया, फिर तीन चार, और नीचे से भी एक दो तीन चार, ऐसे ये प्लेन है, ये बीच में प्लेन है. अब ये प्लेन में से ऊपर से आ रहा है, ये कोने से आ रहा है, ऐसा समझो ये बीच में प्लेन है, वो कोने से आ रहा है और ये कोने से आ रहा है, तो दोनों कोने से ऐसे आएगा, ऐसे प्लेन, ये एक हो गया, फिर ये कोने से भी आएगा, ये दो हो गया, फिर ये कोने से भी आएगा, ये और ये कोने से तीन, और ये कोने से आएगा वो चार. चार ऐसे ऊपर से आए और चार वैसे नीचे से आएंगे, एक दो तीन चार, तो ऑक्टाहेड्रल बन गया. सिंपल है, ओके. देन टेट्राहेड्रल, तो चार चार टेट्राहेड्रल मतलब जो तुम्हारे साइड बनेंगे, साइड मतलब साइड नहीं, साइड मतलब सरफेस, जो ये हेड्रल बोलते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल मतलब टोटल सरफेस कितनी बनी तुम्हारी 8, टोटल सरफेस 8 बनी. अगर बोल रहे टेट्राहेड्रल तो सरफेस कितनी बनी 4, सरफेस 4 बनी. सरफेस 4 कैसे बनेगी? अरे जैसे नॉर्मली जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, डन. क्या ले लिया? स्क्वायर. अब ये स्क्वायर लिया और उसके ऊपर बीचों बीच मिडल में कुछ रखा हुआ है, डन. तो कितना हुआ देखो, ये जो स्क्वायर लिया हुआ है, ये देखो, विजुअलाइज करना, ये मान लो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है मान लो ना, जो भी हो, यहां पर बीच में है, तो पहले कैसे कनेक्ट होगा? यहां से यहां, यहां से यहां, तो मतलब ये पूरी की पूरी एक सरफेस बनी, ऐसे यहां बीच में है तो ऐसे ट्राइंगुलर सरफेस बनी, डन. फिर यहां से और यहां से भी जुड़ेगा, तो यहां से भी ऐसे बीच में, यहां से भी ऐसे बीच में, तो ये सेकंड ट्राइंगुलर सरफेस, फिर ये थर्ड ट्राइंगुलर सरफेस, और ये फोर्थ ट्राइंगुलर सरफेस, और नीचे बेस है, बस इतना ही है, नीचे से कुछ जुड़ा हुआ नहीं, यही नीचे की सरफेस यही है. तो टोटल कितनी सरफेस हुई देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 और नीचे वाली 5. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? समझ में आया ना? तो अगर 4 है तो तुम्हारी सरफेस कितनी बनी 5, तो पेंटाहेड्रल है ये. अगर तुम्हारा 3 होता तो सरफेस कितनी बनती? टेट्राहेड्रल. कैसे? ऐसा समझो यहाँ पे ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल. ट्राइंगल बनाएगा, देखो ये हमारा 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बन गया, ये हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ऐसे बन गया. अब ये ट्राइंगल में यहाँ बीचों बीच, ओके, उसका जो सेंट्रोइड होगा वहां पर ऊपर, यहाँ पर जो मेरा ये उंगलियां है वहां पर है क्या? मेरा एटॉम, सेंट्रल एटॉम. अब यहाँ से और यहाँ से ऐसे सेंट्रल एटॉम से ऐसे कनेक्ट होगा, तो ये एक सरफेस बन गई. फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट से सेंट्रल एटॉम से कनेक्ट होगा, तो ये दूसरी सरफेस बन गई. और ये दो, ये तीन, ये जो 3 साइड है वो 3 साइड से सेंट्रल एटॉम पे 1 2 और 3, तो ये टोटल 3 सरफेस हुई. और एक नीचे का बेस ट्राइंगल जो दिख रहा है वो 4 हो गया, टेट्राहेड्रल. समझ में आया? वैसे ही अभी ऐसे जो ऊपर से जुड़ा, अगर नीचे से भी जुड़ता तो नीचे से जुड़ता तो ये यहाँ ऊपर एक है, यहाँ नीचे भी एक होता तो ऊपर 3 बने, नीचे भी 3 बनते, तो हेक्साहेड्रल बन जाता. सिंपल है. ऐसे नीचे भी 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3, डन. पक्का समझ में आया? हेक्सा, हेक्सा 3 ऊपर 3 नीचे और हाँ, और एक बीच में. यस, सॉरी, यस, माय मिस्टेक. तो वो कितने हुए? 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में, तो हेप्टाहेड्रल बन जाएगा. डन? श्योर ना? ओके, चलो, तो गुड. हाँ, तो वही सब है. तो मोस्ट कॉमन है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल. स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है. स्क्वायर प्लेनर मतलब ऐसे स्क्वायर ही है और बीच में है. 2D नॉट 3D, स्क्वायर और बीच में. ओके, तो स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है. देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल, और बाइपिरामिडल, ओके, एंड स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर का पिरामिड मतलब स्क्वायर है और उससे पिरामिड बना हुआ है बीच में. डन. तो स्क्वायर पिरामिडल में कितनी सरफेस होगी एक्चुअल में? नीचे स्क्वायर है और ऊपर यहां पर है 5 होगी. ये 4 उसकी जो साइड है वहां से सरफेसेस आएगी, वो 4, और वो बेस 5. तो हम क्या बोल रहे थे अभी? पेंटाहेड्रल. वो पेंटाहेड्रल ही है क्या? स्क्वायर पिरामिडल. समझ में आया? सिंपल है. तो ये डिफरेंट शेप्स होते हैं. तुम्हें सिर्फ आइडेंटिफाई करने को शायद बोल सकते हैं
कि ये कौन सा है, ऐसे तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल। जनरली कैसे पता चल जाएगा, कैसे जुड़े हुए हैं वो देखो, ये डिनोटेशन हम 11th में समझे थे, याद हो तो, आगे से जा रहा हो पीछे से, जैसे कि 3D है, यहाँ से बॉन्ड जा रहा हो तो बाहर मोटी साइड रहेगी मतलब ऐसे, और अंदर आते आते पतली हो जाएगी एरो ऐसे, और फिर पहले ही पतली, मेटल के साथ पहले ही पतली और दूर जाते हुए बड़ी है, मतलब वो दूर जा रहा है, तो ये मेटल है, तो ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, तो ये एक और ये एक ऐसे, ओके। फिर ये जो है वो, तो वो भी है, ये देखो ये डार्क है, वो दोनों क्या है, डॉटेड, डॉटेड मतलब पीछे की साइड, तुम्हें दिखेंगे ही नहीं, और ये डार्क है, डार्क है मतलब हमें दिखेंगे आगे की साइड। डन, ये सब हमने समझा था 11th में, लेकिन यहाँ पर तुम डायरेक्टली नंबर्स देख के भी बता सकते हो, शेप देख के और नंबर देख के। देखो अगर 6 यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जुड़े हुए हैं ना, तो वो ऑक्टाहेड्रल है। 6 जुड़े हुए हैं तुम्हारे, तो वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ये तो 5 हो गया है और ये भी 5 हो गया है, अच्छा छोड़ो। तो ये 1 2 3 4 जो है, ओके, उसमें यह तो देख के ही पता चल रहा है ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर जैसा, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, मतलब वो स्क्वायर प्लेनर है। और यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल जैसा बने और दिखे तो वो क्या है, टेट्राहेड्रल। डन। 6 हो लिगेंड तो ऑक्टाहेड्रल, 4 हो लिगेंड तो एक स्क्वायर होगा तो दिख जाएगा स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा है वो टेट्राहेड्रल। अच्छा, अभी 5 जुड़े हुए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो अगर ऐसे 5 जुड़े हुए हैं तो एक है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये है एक स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा, ये जो दो दिखने वाले होंगे और 2 नहीं दिखने वाले होंगे। जैसे कि अगर ऐसा समझो ये स्क्वायर है ऐसे, और स्क्वायर है और यहाँ पर बीच में एटॉम है, सेंट्रल एटॉम, तो यहाँ ये वाले कॉर्नर से, ये समझो ना, ये फ्लोर है और यहाँ पे बीच में एटॉम है, तो वहां से एक लाइन आएगी, वहां से एक लाइन आएगी, यहाँ से एक लाइन आएगी, यहाँ से एक लाइन आएगी, 4 कॉर्नर से 4 लाइन आएगी। ये 4 कॉर्नर से 4 लाइन आए, और अगर तुम वहां टेरेस के वहां से देख रहे हो तो तुम्हें चारों की 4 लाइन दिखेगी नहीं, तुम्हें ये 2 सेंट्रल से ये 2 आगे वाले कॉर्नर है ना, वही लाइनें दिखेगी, ये पीछे वाली दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसके पीछे ढक जाएगी और ये वाली इसके पीछे ढक जाएगी। तो अगर ऐसा है 2 दिखने वाली और 2 नहीं दिखने वाली, तो तुम्हारा है स्क्वायर पिरामिडल, ये 2 दिखने वाली और उसके पीछे 2 नहीं दिखने वाली, तो वो स्क्वायर पिरामिडल। 5 होंगे लेकिन, और अगर 5 है और ऐसा नहीं है तो वो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिंपल, ये तो याद रखने के लिए, अगर शेप दिया हुआ हो, आइडेंटिफाई करना हो तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसमें से मार्क्स जाने चाहिए, नहीं अदरवाइज कौन कौन से शेप बन सकते हैं, तो तुम्हें तो सिर्फ नाम ही लिखने हैं, ड्रॉ करना नहीं आएगा। डन, पक्का, इतना तो याद रह गया ना। यहाँ पर 6 लिगेंड, फिर हमने देखे 4 लिगेंड, 4 लिगेंड में स्क्वायर और रेक्टेंगल दिख जाए तो वो तो डायरेक्टली स्क्वायर प्लेनर है, और ट्राइंगल जैसा दिख जाए मतलब स्क्वायर प्लेनर है, उसको छोड़ के दूसरा क्या होगा, टेट्राहेड्रल, खत्म। अब अगर 5 हो तो देखो 4 5 6, वैसे सॉरी 4 5 और 6, बीच में 4, फिर यहाँ पर 5 और लास्ट वाला 6 लिगेंड। डन। अभी 5 में कैसा है, तो 5 में 2 दिखने वाले और 2 नहीं दिखने वाले, मतलब ये तो स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर पिरामिडल, और बाकी वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिंपल है, ओके। चलो, हाँ हो गया टाइम। अरे हाँ, तो ये हमने शेप्स देखे पॉलीहेड्रा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटॉम और होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक, 2 ही डेफिनेशन बाकी है। ओके चलो कोई नहीं, तो यहाँ की तो सब कुछ समझ में आ गई, हम डेफिनेशन समझ रहे थे, तो हमने टोटल से कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल एटॉम, लिगेंड्स, ओके, देन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और 5वां कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और 6ठा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, वो समझा। 7 और 8 2 बाकी है, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। डन, ठीक है, चलो ओके।